जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। देखिए बच्चों, आज जो हम आपके साथ वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है करंट अफेयर के लास्ट 8 मंथ का पूरा निचोड़। एक साथ मैं आपको देने जा रहा हूं, एक ही पार्ट में आपको सब मिलेगा। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर जो करंट अफेयर है ये पूरे 8 से 10 महीने के हैं, और इसमें हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम पार्ट में कवर करें। याद रखिएगा, अगर करंट अफेयर की बच्चों बात करते हैं तो करंट अफेयर के बहुत लंबा सेगमेंट है, और ये वीडियो चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, हर जो भी एग्जाम अगले 4 महीने में लगा है उनके बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। स्पेशली एनडीए सीडीएस के लिए मैं इसको पूरा डिजाइन किया हूँ। इसमें हम अलग अलग सेगमेंट वाइज सारे सेक्शन को बांट रखा है। ठीक है, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक अलग सेगमेंट बना दिया है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स का एक अलग सेगमेंट है, डिफेंस का सेगमेंट एकदम से अलग है। तो इस तरीके से कई सेगमेंट वाइज पूरी करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में है, और क्वेश्चन समझते जाइएगा, एक्सप्लेनेशन समझते जाइएगा, और मेरे बताए हुए जितनी भी चीजें उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज हाई रहती है। एनडीए की बात करें तो 6 क्वेश्चन तक पेपर में बन जाते हैं, किसके, करंट अफेयर के। और बेटा अगर सीडीएस की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो वो सारी की चीजें आपकी इन टॉपिक से आएंगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 8 मंथ, ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सेगमेंट है अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। जो भी रिसेंटली 10 महीने 8 महीने में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको हमें आपको डिस्कस करना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इनको यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन, हु अपॉइंट एज द इंडियन न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इंडिया का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? बच्चों अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में 1 का ये आंसर है, 2 का बी आंसर है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि करंट अफेयर अगर आपने पीछे कहीं पढ़ी होगी तो आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अरुण कुमार, रवि शर्मा। तो बेटा अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 के अंदर डिफाइन है ना। और ये बताता है कि इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीजों का बंदोबस्त करना, चाहे वो आपका इलेक्शन का वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आपका इलेक्शन का सिंबल हो, या रूल्स, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, इन सबको डिफाइन करना, ये सारा काम किसका होता है बेटा? इलेक्शन कमिश्नर का होता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन में जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, डेट इज ज्ञानेश कुमार। ठीक है बेटा, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, इसको अपॉइंट कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट। बट रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ता है, इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस के लिए। तो इसे ध्यान रखिएगा, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, रिमूव बाय पार्लियामेंट, याद रखिएगा। और इसका जो टेन्योर होता है दैट इज 6 ईयर और 65 ईयर्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं आपके पेपर में बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसा ही आए, हो सकता है पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, द 26 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कौन से नंबर के? 26 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज ज्ञानेश कुमार, करेक्ट। द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 5 ईयर्स, ये गलत है। तो आपको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, आर्टिकल भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हु अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास होता है, वहां से ये रिमूव होते हैं। तो इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस होती है, इम्पीचमेंट नहीं होती बेटा। इम्पीचमेंट जो होता है ना, इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के लिए होता है, इसे ध्यान रखिएगा।
लेकिन इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस बहुत सारे लोगों के लिए होता है, कैग के लिए होता है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है, जजेस के लिए होता है। तो दैट इज इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, है ना। अगर इम्पीचमेंट लिख के आ रहा है और कोई और ऑप्शन नहीं तो आप यूज कर सकते हो, उसे टिक कर सकते हो। अदरवाइज पार्लियामेंट लिख के आ रहा है आजकल पेपर में, रिमूव बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास होता है और ये रिमूव हो जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो देखो, अब ज्ञानेश कुमार वॉज अपॉइंट एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया in February 2025 following the tenure as the election commissioner, है ना। This significant appointment marked him as the first chief election commissioner selected under the new law governing election commissioner appointment, ठीक है। जो नए लॉ आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये पहले बने हैं, ठीक है। His tenure is expected to last until 2029, 2029 तक ही रहेंगे, क्योंकि 6 ईयर और 65 ईयर जो भी हो जाए पहले वो होता है, ठीक है। बिफोर बिकमिंग सीईसी ही वॉज द सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उस टाइम पे सीनियर मोस्ट, ठीक है। अगर वो रिटायर हो रहा है तो फिर कोई और आएगा, ठीक है। विद अ सॉलिड बैकग्राउंड इन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट विच पोजिशन हिम एज अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर लीडिंग द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द क्रूशियल रोल ऑफ इलेक्ट्रल इवेंट। बेटा लगातार कहीं हर जगह पर चुनाव चल ही रहे हैं तो इनका नाम आएगा, तो आपको ये याद रखना है ना। और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इनसे पहले कौन थे, राजीव कुमार, ठीक है। राजीव कुमार इनसे पहले थे, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज बीन सॉर्न इन एज 25th गवर्नर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के 25वें गवर्नर के फॉर्म में किसने शपथ ली, ठीक है। तो पीएस श्रीधरन पिल्लई, ला गणेशन, वीके सिंह, फागू चौहान। तो बेटा इसका आंसर है वीके सिंह, है ना, जनरल वीके सिंह। आप देख सकते हैं इनका फोटो, ठीक है। इनको तो आप अच्छे से जानते हैं, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड के हैं और आपका पेपर भी डिफेंस का ही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गवर्नर, तो अभी बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर की शफलिंग हुई है। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, अब गवर्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए गवर्नर के लिए आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। तो गवर्नर का जो आर्टिकल है ना, गवर्नर का आर्टिकल 153 से 162 के बीच पूरा डिफाइन है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 153 के से 162 के बीच में गवर्नर का पूरे आर्टिकल्स डिफाइन है। अगर बेटा हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। चाहे अपॉइंटमेंट की बात हो चाहे रिमूव करने की बात हो, दोनों कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मली इनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है, बट कोई फिक्स नहीं है ना। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रेसिडेंट पर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्रेजर पर होता है ना। प्रेसिडेंट की दया पर ये सारा काम होता है इनका। गवर्नर इज अंडर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने कहा कि हाँ भाई तुम कल से नहीं आना है तो नहीं, लेकिन नॉर्मली इसका टेन्योर 5 ईयर्स होता है, ठीक है। गवर्नर की अगर हम बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट होता है ये, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है कौन, गवर्नर। गवर्नर के पास प्रेसिडेंट जैसी ही पावर होती है बट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। हाँ इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है और इसके पास जो पावर होती है उसमें 2-4 पावर ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव है, जैसे एडवाइजरी जुरिडिक्शन, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है कौन, प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं कर सकता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर होती है, हेड ऑफ द डिफेंस होता है कौन, प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास ये सारी पावर्स नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर सिमिलैरिटीज गवर्नर और प्रेसिडेंट की सेम है ना। जैसे पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। गवर्नर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती तो 2 ही पार्ट होते हैं स्टेट के, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश हो गया वहाँ पे 3 पार्ट हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नर के बारे में है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी,
ठीक है, अभी दो चार गवर्नर्स मैं और बताऊंगा जिनके चेंज हुआ है, तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए, गवर्नर के नाम और स्टेट मैच द फॉलोइंग, है ना। जैसे वीके सिंह कहाँ के बने, वीके सिंह बन गए आपके मिजोरम के, ठीक है। अगर हम बात करें 25th गवर्नर है, ठीक है। और वीके सिंह के बारे में जानते ही हैं आप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, है ना। और इनका बहुत पुराना अचीवमेंट है, ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब गवर्नर बन गए, तो ये इनकी बहुत लंबी उपलब्धियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एट द न्यू बीसीसीआई सेक्रेटरी। देखो बीसीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। अगर बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी की बात करें तो जय शाह, परवीर सिंह भाटिया, सौरव गांगुली, देवजीत साइकिया। तो देखो फोटो में ना तो जय शाह है ना तो सौरव गांगुली है, तो देवाजीत साइकिया इसके नए क्या बन गए, सेक्रेटरी बन गए। याद रखिएगा, रोजर बिन्नी जो है इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। बीसीसीआई की बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी, बीसीसीआई की, तो 1928 में फॉर्म हुआ। कब फॉर्म हुआ बेटा, 1928। 1928 में बीसीसीआई फॉर्म हुआ था। अब सोचिए कि अब अगले 2028 तक ये 100 साल का हो जाएगा, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो दो चार पॉइंट्स और जान लेते हैं किसके बारे में, देवाजीत के बारे में, ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं देवाजीत, जो है पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, और एक्स सेक्रेटरी ऑफ असम क्रिकेट एसोसिएशन रहे हैं, है ना। और बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया के करंट नए सेक्रेटरी हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। हु वॉज हॉनर विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी वेलफेयर, ठीक है। अब देखो बेटा, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं हम, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी 1916 में गांधी जी लौट के आए थे। कौन लौट के आया था बेटा, गांधी जी। सॉरी 16 में नहीं, 15 में लौट के आए थे गांधी जी, तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रहा है। 1915 में गांधी जी लौट के आए, ठीक है। और गांधी जी जब लौट के आए तो उसी की याद में आपका ये प्रवासी भारतीय दिवस शुरू कर दिया गया। प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें तो पहली बार इंडिया में शुरू किया गया कब बेटा, 2003 में। 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की हमने शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे करके ये प्रवासी भारतीय दिवस बहुत प्रचलित होता चला गया, हर साल हम इसे मनाते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें तो इस साल जो प्रवासी भारतीय सम्मान है वो किसको मिला, इनको मिला। इनका नाम क्या है, ये सऊदी अरब के एक मशहूर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ठीक है। इनको मिला है, सऊदी अरब से में काम कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद एन एमिनेंट इंडियन फिजिशियन based in Saudi Arabia was awarded at the Pravasi Bharati Samman Award in 2025 with over 45 years of service. He has significantly contributed to the healthcare, education, and the community welfare, including pivotal effort during COVID-19. तो भैया इन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा ही सोशल वेलफेयर में काम किया, तो इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ओके। भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गलत मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो को तो जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब बना था, 1969 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, आपका बेंगलुरु में, है ना, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। पापा भी कहलाते हैं विक्रम साराभाई क्योंकि ही इज द फाउंडर ऑफ इसरो, है ना। तो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के फादर कौन है, विक्रम साराभाई, ठीक है। और अभी इसके नए चेयरमैन कौन बने, सॉरी गलत जगह पर टिक कर दिया, ठीक है। इसके नए चेयरमैन है वी नारायणा। ये जो फोटो है किसकी है, वी नारायणा की है, ध्यान रखिएगा। वी नारायणा आपके इसरो के नए चेयरमैन बने, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। वी नारायणा अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ
इसरो सक्सीडिंग एस सोमनाथ। किसको रिप्लेस कर दिया बेटा? एस सोमनाथ। और जनवरी में इनकी अपॉइंटमेंट हो गया था, ठीक है। उससे पहले सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ द स्पेस कमीशन की फॉर्म में काम कर रहे थे। और अगर हम बात करें तो ये भी एक साइंटिस्ट है, इनका बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, तो इसे याद रखिएगा, वी नारायणा। ठीक है बेटा, चलो इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना, डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो ऑप्शन है विक्रम देवदत्त, आकाश त्रिपाठी, राकेश कुमार, सॉरी राजेश कुमार, फैज अहमद किदवाई। तो बेटा ये है आपके फैज अहमद किदवाई। फैज अहमद किदवाई की अगर हम बात करते हैं तो ये डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल बन गए, ठीक है। इनकी याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। ये एक आईएएस ऑफिसर है, 1996 बैच एमपी कैडर, ठीक है। और ये डायरेक्टर जनरल बन गए डीजीसीए के, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया बेटा? विक्रम देव दत्त को, ठीक है। थोड़ी सी एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग के एरिया से इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हाँ, हु हैज बीन सॉल्व इन एज 42nd गवर्नर ऑफ बिहार। तो बेटा गवर्नर के लिए आर्टिकल मैं ऑलरेडी बता चुका था, अभी पीछे वीके सिंह भी एक इंपॉर्टेंट गवर्नर थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अभी बिहार के नए गवर्नर के फॉर्म में कौन आए हैं? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। ये पहले कहाँ के गवर्नर थे? केरला के, ठीक है। केरला के गवर्नर बिहार चले गए और बिहार के गवर्नर केरला आ गए, इंटरचेंज कर दिए गए, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या किया? इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। आरिफ मोहम्मद खान वाज सॉन एज द 42nd गवर्नर ऑफ बिहार सक्सीडिंग आर वी आर लेकर। बेटा ये आर वी आर लेकर अब कहाँ के गवर्नर बन गए? ये बन गए आपके केरला के गवर्नर, है ना। और राजभवन में इनकी सरमनी हुई थी, ठीक है। और जो ओथ दिलाता है गवर्नर को, कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? के विनोद। तो उन्होंने इनको शपथ दिलाई और सीएम तो नीतीश कुमार आपको पता ही है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ भाई, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड। हु हैज बीन रीअसाइन्ड एज द गवर्नर ऑफ केरला सक्सीडिंग आरिफ मोहम्मद खान? तो बेटा आरवी आर लेकर, आप देख सकते हैं फोटो, ठीक है। तो रिप्लेस हुए दोनों, रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर रीशफलिंग जो हुई है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने अजय कुमार भल्ला को गवर्नर बना दिया, कहाँ का? मणिपुर का। तो बेटा अजय कुमार भल्ला कहाँ के बन गए हैं? अजय कुमार बन गए हैं मणिपुर के, है ना। इसे ध्यान रखिए, कहाँ के? मणिपुर। अब मणिपुर में चल रहा है बवाल, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुसुईया उके को रिप्लेस कर दिया है हरि बाबू कंबापति, ठीक है। हरि बाबू कंबापति कहाँ के बन गए बेटा? उड़ीसा के। कहाँ के बन गए हैं? उड़ीसा के, ठीक है। रघुवीर दास को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और वीके सिंह बन गए कहाँ के? मिजोरम के। किसको रिप्लेस किया है? कम्मनपति, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल 5 चेंजेस हुए हैं, है ना। आपके मिजोरम के बीके सिंह, बिहार के आरिफ मोहम्मद, ठीक है। केरला के बिहार वाले बन गए आर्लेकर, है ना। और मणिपुर के बने अजय कुमार और उड़ीसा के बन गए आपके हरि बाबू, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं आपके यहाँ क्वेश्चन, देखो, या तो इंडिविजुअली पूछ लेगा और गवर्नर का या तो कोई आर्टिकल पूछ लेगा, या गवर्नर की पावर पूछ सकता है, गवर्नर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछ सकता है आपके पेपर में। या फिर आपको 4 स्टेट देगा, 4 गवर्नर देगा, बोलेगा मैच द फॉलोइंग। ये मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि 4 स्टेट दे दिया, 4 गवर्नर, मैच द फॉलोइंग। बन सकता है बेटा, 100% बनने की पॉसिबिलिटी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर पुट करता है, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बेटा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी? आपकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। देखो दो तरह की बॉडीज होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और दूसरी होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि आपका
ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए बनी थी, ठीक है। तो ये भी 90s के डिकेड में फॉर्म हुई थी, और इसके नए चेयरमैन कौन बने ये पूछा जा रहा है। तो बेटा अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें तो इसके नए चेयरमैन बने जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, है ना। ये इसके नए चेयरमैन बने। 3 इयर्स या 70 इयर्स, जो भी पहले हो जाएगा, तो ये इनका टेन्योर है। 3 साल ही टेन्योर रहता है, क्योंकि जज ऑलरेडी है तो सुप्रीम कोर्ट का जज है ये। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल तक सर्व कर चुका है, तो अब क्या है, अगर एडहॉक पे करना है तो कहीं और कर रहा होगा, वरना 70 साल तक ही सर्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज कितनी, 70 इयर्स या 3 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। देखो बेटा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और रिमूव भी कौन करता है बेटा, प्रेसिडेंट। इसे याद रखिएगा, ठीक। और अभी इसके नए जो चेयरमैन बने हैं वो ये बन गए। काफी टाइम से ये पोस्ट वैकेंट थी, तो इस वजह से काफी इसके लिए चर्चाएं चल रही थी, इसे याद रखिएगा। तो रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज थे, फॉर्मर जज थे, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए क्या बन गए हैं, चेयरमैन। किसने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने। अगर इनको रिमूव करना होगा तो कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट। टेन्योर 3 इयर्स और 70 इयर्स, ठीक है। और हिज टेन्योर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज स्पैन फ्रॉम 2023 टू 2023, है ना। 19 से 23 के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे, ठीक है। और इनके साथ प्रियंक कानूनगो और डॉक्टर जस्टिस विदुर रंजन सरंगी, ये भी एनएचआरसी के क्या बन गए हैं, मेंबर बने। तो एनएचआरसी को थोड़ा सा रिवाइव किया है किसने, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। चेयरमैन भी काफी टाइम से नहीं थे, उनको अपॉइंट कर दिया, और 2 नए और मेंबर अपॉइंट कर दिए। एनएचआरसी के ज्यादातर मेंबर रिटायर्ड जज ही होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये आपका, who has been appointed as the 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, ठीक है, बैंकर्स बैंक किसे बोलते हैं, बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं भाई, आरबीआई को बोलते हैं। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई 1935 में फॉर्म हुआ था। कहाँ कब फॉर्म हुआ था बेटा, 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना पुराना है ना, 2035 में 100 साल का हो जाएगा। और आरबीआई के जो नए गवर्नर बने वो कौन बने, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा वॉज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसके 1935 में अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, है ना। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे फर्स्ट गवर्नर थे, ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है। लेकिन 35 में तो हम आजाद हुए नहीं थे, लेकिन 1943 में सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर बन गए, किसके, आरबीआई के। तो नॉर्मली सीडी देशमुख का नाम काफी चर्चा में रहता है, इंडियन गवर्नर, है ना। लेकिन पहले गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, याद रखिएगा। अब आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, संजय मल्होत्रा। इन्होंने शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया। संजय मल्होत्रा की बात करें तो ये इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, है ना, और अच्छे बैकग्राउंड से, है ना। संजय मल्होत्रा आज सीजन ब्यूरोक्रेट्स एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, फ्रॉम राजस्थान कैडर। ही सक्सेसिड शक्तिकांत दास, है ना, याद रखिएगा। मल्होत्रा ब्रिंग ओवर 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर सच एज फाइनेंस, टैक्सेशन, पावर, आईटी एंड माइनिंग, ठीक है। बहुत इनका एक लंबा एक्सपीरियंस है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है बेटा, है ना, इसका टेन्योर 3 इयर्स। डॉक्टर शक्तिकांत दास की अगर हम बात करें तो ये इनको एक्सटेंशन मिला हुआ था, ये 3 साल से ज्यादा समय के लिए थे। लेकिन अब ये जो भी गवर्नर होता है उसका नॉर्मल, आरबीआई का जो भी आपका गवर्नर होगा बेटा, उसका
नॉर्मल टेन्योर कितना होता है, 3 इयर्स होता है, 3 इयर्स से ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो इसे एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, आरबीआई का काम क्या होता है, पूरे बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन और उनको रेगुलेट करने का काम होता है, ठीक है, उनकी फंडिंग से लेकर सारे काम कौन करता है, आरबीआई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, है ना बेटा, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 और 2024 दिया गया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बेटा अगर हम बात करते हैं तो 1986 में सबसे पहले ये दिया गया, है ना, ये प्राइज सबसे पहले कब दिया गया, 1986 से हर साल के लिए दिया गया। इस बार अभी एक साथ 2-2 साल का अनाउंस होता है, 23 और 24 दोनों का अनाउंस हुआ है। तो 24 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे मिला, तो वेरोनिका मिशेल बैचलेट, इनको मिला, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पीस और डिसआर्ममेंट के लिए होता है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, तो पीस को मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल में मेंटेन करने के लिए प्राइज दिया जाता है। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद इसको शुरू किया गया था और 1986 वो टाइम था, ठीक है, और हर साल ये दे दिया जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि कभी कभी अगर बीच में 1-2 साल मिस हो जाते हैं तो 2-2 साल का एक साथ दिया जाता है, तो इस बार 2 साल का एक साथ दिया गया, 23 और 24। तो अभी हमने 24 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वेरोनिका मिशेल बैचलेट, ठीक है, इनको मिला, चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है, ठीक है, और इंदिरा गांधी पीस प्राइज इन्हें मिला 2024 के लिए, है ना। इनका जो काम था वो ह्यूमन राइट की फील्ड के लिए था, और पीस और जेंडर इक्वालिटी के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, जिसके चलते इनके वाइड वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए इनको ये क्या दिया गया है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। अब देखो, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है, 2023 किसे दिया गया, तो आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, तो ये 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है, ठीक है, अली अबू अवध और डैनियल को मिला है ये, ठीक है, इसे याद रखिए, डैनियल और अबू अवध, ठीक है, अली अबू और डैनियल को ये अवार्ड दिया गया है। मैंने आपको बताया कि 1986 में शुरू हुआ था और इस साल 2 लोगों को 2 साल का एक साथ दे दिया गया है, तो हो सकता है 23 का पूछ ले, हो सकता है 24 का पूछ ले। 24 का सिर्फ एक बंदे को मिला है, 23 का 2 बंदे को मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इनका जो काम था, ठीक है। डैनियल का एक वर्ड पियानिस्ट एंड कंडक्टर, और अली अबू अवाद जो है डेडिकेटेड पीट एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इंटरनेशनल लेवल पर, और इन दोनों को ज्वाइंटली क्या मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2023, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलिए छोड़िएगा नहीं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नया कैग कौन बना, CAG, कैग, बेटा कैग जो होता है एक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके लिए आर्टिकल है 148 से 151, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में कैग पूरी तरह से डिफाइन है, याद रखिएगा। अगर हम कैग की बात करते हैं तो कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अपॉइंट बाय, कौन इसे अपॉइंट करता है बेटा, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, रिमूव बाय इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस या पार्लियामेंट। इसको रिमूव कहां से कर सकते हैं बेटा, पार्लियामेंट से कर सकते हैं, ठीक है। इसका टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर्स, है ना, टेन्योर याद रखिएगा, 6 ईयर और 65 ईयर्स, है ना, जो दोनों में से पहले हो जाए वो आपका होता है, ठीक है। और कैग की बेटा अगर हम बात करते हैं, कैग क्या करता है, कैग इज अ प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पर्स, हमारा जो पर्स है पब्लिक का, उसके पैसे की निगरानी और रखवाली करता है। होता क्या है, देखो फाइनेंस कमीशन बनता है, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना। अब जो टैक्सेस स्टेट के या सेंटर को दिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हुए हैं कि नहीं है, क्योंकि भाई हमारा पैसा जो हम टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को दे रहे हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, वही हमारे अलग अलग स्कीम में लगता है, हम तक वापस आता है। तो वहां पर कहीं कोई घोटाला या कोई घपला या कोई गबन होता है तो उसे बाहर करने का काम किसका होता है बेटा, कैग का होता है। कैग कौन होता है, कैग सारे स्कैम्स को बाहर निकालता है, क्योंकि वो क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट को ऑडिट करता है, तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है। कैग एक होता है
उसके अंदर 10,000 लोग काम करते हैं। और कैग की अगर हम बेटा बात करते हैं तो कैग बहुत पावरफुल है, इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है और उसको फ्रीडम दी गई है कि कैग को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। क्यों? देखो इसकी हटाने की प्रोसेस कितनी खतरनाक रखी गई है, पार्लियामेंट से हटता है ये। तो ये कैग का बोल सकते हैं अपने आप में एक यूनिक फीचर है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कैग जो अभी रिसेंटली हमारे बने न्यू कैग, वो है के संजय मूर्ति। याद रखिए के संजय मूर्ति। हाँ, कभी कदार ये पूछ सकता है फर्स्ट कैग कौन थे, तो नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, वी लगा लीजिएगा आगे। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है बेटा आपको याद रखने हैं कैग से रिलेटेड। कैग के लिए आर्टिकल याद रखिएगा 148 वर्ष से 151। ठीक है। अब संजय मूर्ति की बेटा बात करते हैं तो ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है, हिमाचल प्रदेश के कैडर के, और इंडिया के नए कैग है जिन्होंने जीसी मुर्मू को रिप्लेस किया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है। इससे पहले ये हायर एजुकेशन में सेक्रेटरी के फॉर्म में काम कर रहे थे, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया है और 51 तक इसकी पावर बताई गई है। कैग के पास बहुत अनलिमिटेड पावर है। इंडिया में जितने भी स्कैम, चाहे कोलगेट स्कैम हो, 3G स्कैम हो, 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, जितने भी स्कैम बाहर आते हैं वो कौन लाता है? कैग। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? कैग क्या करता है? अपनी पूरी रिपोर्ट बनाता है। और कैग हमेशा अपनी रिपोर्ट किसको बेटा सबमिट करता है? ये सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इसको कहाँ पेश करता है? पार्लियामेंट में, है ना। पार्लियामेंट में जो कमेटीज हैं उनको देता है। ठीक है। याद रखिएगा, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटीज दो कमेटियां होती हैं जो आपकी पार्लियामेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज है, जो पेपर में क्वेश्चन बनाती हैं। ठीक है। आई होप कि आपने आपने पढ़ रखा होगा। चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है और सीडीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वॉज अवॉर्डेड एट द थर्ड रोहिणी नैयर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट? देखो रोहिणी नैयर जो अवार्ड है ये ज्यादा पुराना नहीं, 2021 में शुरू हुआ था, है ना। ये रोहिणी नैयर अवार्ड कब शुरू हुआ बेटा? 2021 में, है ना। रोहिणी नैयर जो थी एक आईएएस ऑफिसर थी जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट और सोशल वर्क की फील्ड में बहुत काम किया है, मतलब एक सोशल वर्कर के फॉर्म में भी काम किया अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ आईएएस ऑफिसर। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये अवार्ड जो भी बंदा रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है उसको दिया जाता है। तो ये इस बार दिया गया है किसे बेटा? अनिल प्रधान को। ये जो फोटो लगी हुई है अनिल प्रधान जी की है, उड़ीसा से है, इंजीनियर है ना। और इन्होंने रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो रोहिणी नैयर अवार्ड बेटा किसे दिया गया है? ठीक है, अनिल प्रधान। देखो बेटा, क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करिए और साथ में नीचे कमेंट में आंसर करते जाइए। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर गलत है। नहीं भी आता है तब भी ट्राई करो, देखें तुम्हारे इंट्यूशंस, तुम्हारे तुक्के भी कितने सही होते हैं। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नीचे आंसर करते जाइए, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी में बात करते हैं अनिल प्रधान जी के बारे में। ठीक है। इंजीनियर और सोशल वर्क है उड़ीसा से, और इनको रोहिणी नैयर अवार्ड मिला है। दिस अवार्ड एक्नॉलेज हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। ठीक है। तो इनका काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। ठीक है। हाँ, रोहिणी नैयर जो प्राइज है उसमें कितना कैश प्राइज है? 10 लाख रुपीज। कितना मिलता है? 10 लाख। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस है जो स्टेटमेंट वाले बन सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बनते हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी? भारत का नया डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने? ठीक है, गिरिधर अनमाने, राजेश कुमार सिंह, अनिल कुमार गुप्ता, विजय मोहन क्वार्थरा। ठीक है बेटा, तो पॉज करिए वीडियो को और जल्दी से आंसर बताइए फटाक से, है ना। आप लोग आंसर बताइए वीडियो को पॉज करके। ठीक है। राजेश कुमार सिंह जो है वो हमारे नए आईएएस ऑफिसर। ठीक है। राजेश कुमार सिंह इसका आंसर है बेटा। क्या है? राजेश कुमार सिंह। ठीक है। राजेश कुमार सिंह जी की फोटो आप देख ही सकते हैं, ये राजेश कुमार सिंह है। ठीक है। ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है केरला के, और डिफेंस सेक्रेटरी बने। ठीक है। इन्होंने गिरिधर अनमाने को रिप्लेस किया। तो इससे पहले कौन थे? गिरिधर अनमाने। और नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है।
और पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज है, सीडीएस और एनडीए दोनों में आएगा, तो इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप। ठीक है, विच इंडियन स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट कैटेगरी ऑफ फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2023? आप सोचेंगे सर 2023 का अवार्ड है, बेटा अवार्ड्स लेट चल रहे हैं, अब 2024 के नॉमिनेशन डाले हुए हैं, कब? अभी दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, सिक्स वाले के लिए अभी नॉमिनेशन दिए जा रहे हैं। इसमें कई कैटेगरी होती है, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, विलेज की, तो सबका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेशनल वाटर अवार्ड, ये नेशनल अवार्ड है। ठीक है, और पूरे इंडिया के लेवल पर वाटर मैनेजमेंट किसका अच्छा चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, इसको बता रहा है। तो इसमें नंबर 1 पर है आपका उड़ीसा, नंबर 2 पर आपका यूपी है। ठीक है, स्टेट वाइज। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो बेटा उसमें आ जाएगा आपका बांदा। ठीक है, बांदा का है यूपी में। ठीक है, और अर्बन बॉडी, लोकल अर्बन बॉडी की अगर हम बात करते हैं, अर्बन बॉडी है ना बेटा, अर्बन बॉडी में आपका नाम आ जाएगा किसका? सूरत। सूरत कहाँ का शहर है? गुजरात का, इसे याद रखिएगा। और अगर हम विलेज की बात करते हैं तो पुलमपरा, है ना, ये विलेज है। अच्छा जल्दी से कमेंट में बताओ ये किस स्टेट में है ना, जल्दी से बताइए आप लोग। पुलमपरा विलेज भारत के किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज है, और भी डिफरेंट कैटेगरीज है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उड़ीसा टॉप पे था इस अवार्ड में। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ये सारे अवार्ड दिए हैं। ठीक है, और इसमें बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट सिविल सोसाइटी। ठीक है, उड़ीसा जो है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन सा स्टेट था? गुजरात। किसमें? बेस्ट वाटर प्राइज अवार्ड में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? उड़ीसा, देन यूपी, देन गुजरात। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, और ये जब बताइएगा जो पूलमपारा विलेज मैंने बताया वो किस स्टेट में है, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, हाँ भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नई चेयरपर्सन कौन बनी? है ना, एनसीडब्ल्यू, है ना। एनसीडब्ल्यू की बेटा अगर बात करें तो 1992 में फॉर्म हुई थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ ही ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, बट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना था, है ना। और अगर हम इससे बात करते हैं तो इसकी नई चेयरपर्सन कौन बनी? ऑप्शन है अर्चना मजूमदार, प्रीति सिंह, विजय किशोर रत्नागर या शबनम खातून। तो बेटा इसकी जो नई चेयरपर्सन बनी हुई है विजय किशोर रत्नागर। विजय किशोर रत्नागर जी जो है इसकी मतलब नई चेयरमैन बनी है, और पहली जयंती पटनायक थी, है ना। फर्स्ट कौन थी बेटा? फर्स्ट थी जयंती पटनायक। तो इसे ध्यान रखना बेटा, जयंती पटनायक पहली थी, अभी कौन बनी? विजय किशोर रत्नाकर। ठीक है, फोटो आप देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये सारे बहुत ही चुने हुए मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स, ऑनर्स बता रहा हूँ जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, विजय किशोर रत्नाकर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी नई चेयरमैन बनी, सॉरी। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बिकम द 9th इंडिविजुअल टू होल्ड दिस सिग्निफिकेंट पोस्ट। ये 9वें नंबर की चेयरमैन है। कौन से नंबर की बेटा? 9th नंबर की है ना। हर अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रमोटिंग वुमेन्स राइट एंड एड्रेसिंग इश्यूज। बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये वुमेन्स के सारे इश्यूज को ही रेज करने के लिए बना है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अभी ये तो बात हो गई इसकी, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज काफी आपके हाई है। ठीक है, नोबेल प्राइज। बेटा नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग हुई थी 1901 में। ठीक है, कब हुई थी? 1901 में। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ था। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसकी शुरुआत हुई थी। किसके नाम पर? एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था? डायनामाइट। अब डायनामाइट बनाने के बाद उनको लगा कि उन्होंने कुछ चीजें सिस्टम में गड़बड़ कर दी, क्योंकि डायनामाइट कहीं भी लगाओ 2-4 लोग उड़ जाते। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने
उनको लगा कि उनको सिस्टम में साइंस को प्रमोट करने वाले लोग चाहिए, तो उन्होंने मरने से पहले अपनी विल में बोला कि एक प्राइज शुरू करना है, ठीक है, जिसमें जो भी इमर्जिंग साइंटिस्ट होंगे उनके काम को सराहा जाएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज उनके नाम पर शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि ये स्वीडन के थे, तो इनकी जितनी प्रॉपर्टी स्वीडन के बैंक में जमा हो गई, उस पर जितना भी इंटरेस्ट आता है उससे शुरू हो गया नोबेल प्राइज, है ना। तो नोबेल प्राइज कहाँ से दिया जाता है? नोबेल प्राइज बेटा दिया जाता है स्वीडन से, स्वीडन और नॉर्वे से, दो जगह से दिया जाता है। नॉर्वे से ओस्लो से आपका पीस प्राइज दिया जाता है, बाकी जितने भी हैं वो सब स्वीडन से दिए जाते हैं। तो इनिशियली नोबेल प्राइज 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में कितनी फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में, 6 डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मेडिसिन है जिसे फिजियोलॉजी भी आप बोलते हो, लिटरेचर है, पीस है, ये 5 शुरू हुए थे। लेटर ऑन लगभग 50 साल के बाद इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो अभी नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है बेटा? 6 फील्ड में। मैथ के लिए कोई नोबेल प्राइज नहीं होता, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इतनी पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखो नोबेल प्राइज की हमने हिस्ट्री जान ली, ठीक है। फिजिक्स के लिए पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? W.C. रोर्जन फॉर डिस्कवरिंग एक्सरे, ठीक है। और बहुत सारे नोबेल के पुराने भी किस्से कहानी है, इसके हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि नोबेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, है ना। अब विच कंट्रीज इज द होमलैंड ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर विनर हैंग कैंग? तो हैंग कैंग जिनको नोबेल प्राइज मिला है किसके लिए? लिटरेचर के लिए। वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो भाई हैंग कैंग की अगर हम बात करते हैं तो कोरियन है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है बेटा? साउथ कोरिया से, याद रखिएगा। हैंग कैंग कहाँ से बिलोंग करती हैं? साउथ कोरिया से, ठीक है। इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अब पूछ सकता है फिजिक्स के लिए किसे मिला? तो जॉन हॉपकिन और जैफरी हिंटन्स को, याद रखिएगा। फिजिक्स के लिए किसे मिला? जॉन हॉपकिन और जैफरी हिंटन्स, याद रखिएगा। हाँ, अब देखो जैसे तुम्हारा उसकी बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे आपको 3 लोगों को मिला है इस साल 2024 का। केमिस्ट्री का तीन लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला बेटा? 3 लोगों को। तो आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गॉट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? 3 लोग जिनको मिला उनके नाम तो दिए ही हैं 1 2 3 करके, चौथा कोई और नाम डाल दिया। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपके यहाँ पुट हो सकता है ना। तो केमिस्ट्री के लिए किसे मिला? डेविड बेकर को मिला बेटा, डैमिल, ठीक है, डेमिस हेसाबिस को मिला है, और जॉन एम जम्पर को मिला है। याद रखिएगा, नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी नहीं याद होते, तो लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं आपको देना है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो डेविड बेकर, ठीक है, पहला है आपका डेविड बेकर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे डेमिस हेसाबिस, ठीक है। और तीसरे जो होंगे वो होंगे आपके जॉन जम्पर, जॉन जम्पर। तो इसे याद रखिएगा। ये कौन है? ये आपके केमिस्ट्री की फील्ड में, किसकी फील्ड में? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए इनको मिला है 3 लोगों को, ठीक है, ठीक है। पीस के लिए सिर्फ एक ही बंदे को मिला है, हो सकता है पूछ रहे, ठीक है, निहॉन। पीस के लिए किसे मिला बेटा? पीस के लिए मिला है निहॉन एच, ठीक है। नियॉन हिंडांको को मिला है, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर बॉम्ब से बचे हुए व्यक्ति हैं जो जापान से हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो पीस के लिए इनको मिला है। हाँ, इकोनॉमिक्स में फिर बेटा आपके पास 3 लोग आते हैं, ठीक है, डैरन, साइमन एंड जेम्स, है ना। ध्यान रखिएगा, डैरन, साइमन एंड जेम्स, याद रखिएगा, DSJ, ठीक है। क्वेश्चन वैसे बन सकता है कि भाई इकोनॉमिक्स के लिए इनमें से किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है? 4 ऑप्शन बना दिए, एक नाम ये, एक नाम ये, एक नाम दे, और एक नाम दे दिया निहोन का। तो आपको क्या करना है? जो नहीं है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत आजकल बन रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक। ठीक है। हैंग कैंग साउथ कोरियन ऑथर है, और इनको नोबेल प्राइज 2024 के लिए मिला है, ठीक है। इनके वर्क के लिए पोएट्री, प्रोस,
ठीक है, बहुत सारे इन्होंने काम किया है और इनको $1 मिलियन का क्या मिला है, इनाम मिला है ना, जो कि 11 मिलियन स्वीडिश डॉलर के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ज़्यादातर प्राइज आपके स्वीडन से दिए जाते हैं एक्सेप्ट पीस प्राइज। पीस प्राइज कहाँ से दिया जाता है, ओस्लो से। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, स्वीडन का कैपिटल क्या है बेटा, स्टॉकहोम है, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए विच कंट्री आर द साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुक्विन फ्रॉम हु वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। देखो मेडिसिन के लिए दो लोगों को मिला है, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्विन को याद रखिएगा। तो ये दोनों किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो बेटा दोनों यूएस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा, यूएस से। कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, यूनाइटेड स्टेट से, इसे ध्यान रखिएगा। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज, किस फील्ड में, मेडिसिन की। ठीक, हमने सारी फील्ड पीछे डिस्कस कर ली, जो बच गई है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है इन्होंने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की थी, ठीक है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्विन को। ठीक है, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखिए बच्चों। ठीक, कहाँ से दोनों बिलोंग करते हैं, दोनों बिलोंग करते हैं यूएसए से। ठीक, फिर आता है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशिया की जो ओलंपिक काउंसिल है उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ठीक है, नरेंद्र बत्रा, राजेंद्र सिंह, अनिल खन्ना, अभिनव बिंद्रा। तो बेटा अभिनव बिंद्रा तो ये लग नहीं रहे, ये है राजेंद्र सिंह। ठीक है, सॉरी रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जो है, रणधीर सिंह यहाँ के नए चेयरमैन बने, किसके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एशिया। ठीक है, तो रणधीर सिंह, a prominent figure in Indian sport administration, has been elected the first Indian president of Olympic Council of Asia during the 44th General Assembly। ठीक है, सिंह जो है पिछले 33 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इसकी वजह से इनको इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया प्रेसिडेंट कौन बने, रणधीर सिंह। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गए हमारे टॉप 20 जो भी अवार्ड्स, ऑनर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। मतलब ये चुने हुए बदमाश हैं जो पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिलेक्टेड आपको बता रहा हूँ ताकि गागर में सागर भर जाए, मतलब कम में ज्यादा हो जाए। अब सब पढ़ाना हो पिछले 10 महीने 8 महीने का तो मैं सब पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, इनमें से आपको पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, बस आपको इनको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अवार्ड, ऑनर्स से और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी हुए हैं और जो भी उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, अभी हमारा एक पार्ट खत्म हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद एक पार्ट है आपका क्या, स्पोर्ट्स का। ठीक है, एक पार्ट है आपका डिफेंस का। इसी तरह से सारे पार्ट्स में पार्ट्स वाइज कवर करवा दूंगा ताकि आपको पार्ट्स वाइज सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।